इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाएं। सबसे पहले देखेंगे एकात्मक शासन व्यवस्था, उसके बाद देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था। तो इनको शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें केवल पूरे देश पर एक ही केंद्र सरकार शासन करती है। पूरे देश पर एक ही केंद्र सरकार शासन करती हो, ऐसी व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था बोला जाता है। और दूसरी होती है संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें केंद्र भी राज्य करती है, राज करती है या शासन करती है, और राज्य भी शासन करते हैं। यानी कि शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों में होता है, उसको बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। इसमें सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ, उसके बाद में इस व्यवस्था के गुण, और फिर इसके बाद में इसकी कमियां या इसके दोष। तो सबसे पहले देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ। एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत शासन करने की समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं। इसमें शक्तियों का संकेंद्रण पाया जाता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स पाया जाता है। यानी कि सारी की सारी शक्तियां एक ही केंद्र में निहित होती हैं, और उस केंद्र का नाम होता है केंद्र सरकार। यानी कि इसमें राज्यों के पास कोई शक्तियां नहीं होती हैं। इसमें शक्तियों का संकेंद्रण पाया जाता है, अर्थात सभी शक्तियां एक ही केंद्र में निहित होती हैं। प्रांतीय सरकारों का अस्तित्व, यानी कि राज्य सरकारों का अस्तित्व केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। इसमें सभी व्यवस्थाएं एकहरी होती हैं। एकहरी का मतलब होता है केवल एक, यानी कि सारी की सारी व्यवस्थाएं एक ही होती हैं। जैसे एकहरी विधायिका, यानी कि एक ही विधायिका पाई जाती है, एक ही कार्यपालिका पाई जाती है, एक ही न्यायपालिका पाई जाती है, और एकहरी चुनाव व्यवस्था होती है, यानी कि पूरे देश का एक ही चुनाव आयोग होता है, और एकहरा संविधान होता है, यानी कि केंद्र और राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं होता है, केवल केंद्र का ही संविधान होता है। इसमें संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। लिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश भाग परंपराओं के रूप में होता है, और जो लिखित संविधान होता है वो ऐसा संविधान होता है जिसका अधिकांश भाग लिखा हुआ होता है। यानी कि जो अलिखित भाग होता है या अलिखित संविधान होता है उसमें अधिकांश भाग परंपराओं के रूप में होता है, और जो लिखित संविधान होता है उसका अधिकांश भाग लिखित रूप में होता है। एकात्मक व्यवस्था के प्रमुख उदाहरण ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस आदि हैं। यानी कि जो ब्रिटेन, बेल्जियम और फ्रांस हैं, इनमें एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। यानी कि पूरे देश पर केवल एक ही केंद्रीय सरकार शासन करती है, राज्य सरकारों के पास शासन करने की शक्तियाँ नहीं होती हैं। अब देखते हैं इसके गुण। यानी कि एकात्मक व्यवस्था में जब पूरे देश पर एक ही सरकार शासन करती है तो इसका क्या फायदा होता है, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो एकात्मक शासन प्रणाली के अनेक गुण स्वीकार किए जाते हैं। सबसे पहला गुण है, यह प्रणाली संपूर्ण देश में एक जैसी नीति, कानून और प्रशासन लागू करने में सहायक होती है। यानी कि पूरे देश पर एक ही सरकार शासन करती है तो वह पूरे देश के लिए एक जैसी नीतियां, एक जैसे कानून और एक जैसा प्रशासन लागू कर सकती है। एकात्मक शासन का दूसरा गुण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में एकात्मक शासन प्रणाली विशेष रूप से शक्तिशाली सिद्ध होती है। तीसरा गुण है, इस प्रणाली में इकहरे शासन तंत्र से काम चल जाता है, अतः शासन चलाने में खर्च कम लगता है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सारा कार्य केवल एक ही सरकार करती है, केवल केंद्रीय सरकार ही करती है, राज्य सरकारें के पास कोई शक्ति नहीं होती है, तो केवल कम खर्च में काम चल जाता है। एक तो केंद्र सरकार का खर्चा चले और दूसरा राज्य सरकारों का चले तो ज़्यादा खर्चा लगता है। इसमें तो केवल केंद्रीय सरकार ही शासन करती है, इसलिए खर्चा कम लगता है। चौथा गुण है, इंग्लैंड जैसे छोटे देशों के लिए जहाँ की जनसंख्या एक जैसी होती है, यह प्रणाली विशेष रूप से उपयुक्त होती है। यानी जहाँ जनसंख्या में विविधता कम पाई जाती है वहाँ के लिए यह प्रणाली उपयुक्त होती है। इसका पांचवा गुण है, ऐसी व्यवस्था में एकता एवं अखंडता मजबूत होती है। क्योंकि पूरे देश पर एक ही सरकार शासन करती है तो एकता और अखंडता मजबूत हो जाती है, क्योंकि वह प्रशासन आसानी से संभाल लेती है। उसके लिए एक से अधिक प्रशासन तंत्रों की या एक से अधिक सरकारों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष। एकात्मक शासन प्रणाली में अनेक कमियां भी देखने को मिलती हैं।
सबसे पहला दोष है इसके अंतर्गत क्षेत्रीय संस्थाओं के अभाव के कारण स्थानीय नीतियों और कार्यों का नियंत्रण भी बहुत दूर से होता है। बहुत दूर का मतलब है कि जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए भी कार्य केंद्र सरकार ही करती है, या फिर जो क्षेत्रीय कार्य होते हैं उन पर भी नियंत्रण केंद्र सरकार ही रखती है। तो जब इतनी दूर से नियंत्रण रखा जाता है तो वह नियंत्रण प्रभावशाली नहीं हो पाता है, अतः यह नियंत्रण ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। इसका दूसरा दोष है केंद्र सरकार में बैठे अधिकारी स्थानीय समस्याओं को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते हैं। यानी कि जो केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं वे किसी स्थान विशेष की समस्याओं को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो किसी स्थान विशेष की जो समस्याएं होती हैं उनको समझने के लिए जो वहाँ का स्थानीय शासन होता है वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केंद्र सरकार अच्छे से नहीं समझ पाती है। इसका तीसरा दोष है जब स्थानीय समस्याओं का दायित्व भी केंद्र सरकार पर आ जाता है तो प्रशासन में नौकरशाही और लाल फीताशाही हावी हो जाती है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब स्थानीय समस्याओं को केंद्र सरकार ही सुलझाएगी या उनका समाधान करने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का होगा तो केंद्र सरकार अधिकारियों के माध्यम से कार्य करेगी, नौकरशाही के माध्यम से कार्य करेगी। और यह बात सभी जानते हैं कि जहां नौकरशाही ज़्यादा होगी, जहां अधिकारीगण ज़्यादा होंगे, वहां भ्रष्टाचार फैलेगा। तो एकात्मक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। इसका चौथा दोष है इसमें शासन और व्यक्तियों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे उन्हें स्वशासन की शिक्षा नहीं मिल पाती है। ये तो हो गए एकात्मक व्यवस्था या एकात्मक शासन प्रणाली। इसमें हमने सबसे पहले इसका अर्थ देखा था, इसके गुण देखे और इसके दोष देखे। एकात्मक व्यवस्था क्या होती है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन करने की समस्त शक्तियां केवल एक ही सरकार में निहित होती हैं और वो होती है एक केंद्रीय सरकार, यानी कि इसमें राज्य शासन नहीं करते हैं। अब देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था या संघात्मक प्रणाली। सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे, फिर इसकी विशेषताएं, फिर इसके गुण और फिर इसके दोष। अगर आपको संघात्मक शासन व्यवस्था या फेडरल सिस्टम को अच्छे से समझना है तो मैंने एक वीडियो और बना रखा है अमेरिका में संघीय व्यवस्था या अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था, वो आप देख सकते हो। बहुत अच्छा वीडियो है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ। देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था एकात्मक की विपरीत होती है। इसका अर्थ देखते हैं। संघीय शासन का तात्पर्य है एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। यानी कि केंद्र सरकार की शक्तियां अलग होती हैं, वह अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है, और राज्य सरकारों की शक्तियां अलग होती हैं, राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती हैं। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, डिवीजन ऑफ पावर्स कर दिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार की शक्तियां अलग होती हैं और राज्य सरकारों की शक्तियां अलग होती हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है। अब देखते हैं संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार व इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है। यहाँ पर इकाइयों की सरकारों का मतलब है राज्य सरकारें। जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें राज्य सरकारों को इकाइयों की सरकार बोला जाता है। तो इसमें केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है या शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। अब संघात्मक व्यवस्था की दूसरी विशेषता है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। प्रभुत्व शक्ति का मतलब होता है सरकारी शक्ति, यानी कि शासन चलाने की शक्ति। तो इसमें देखते हैं, यद्यपि प्रभुत्व शक्ति यानी कि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता है, लेकिन संघीय व्यवस्था में संप्रभुता की अभिव्यक्ति केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के माध्यम से होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। हम देखते हैं तीसरी विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता। देखो, संघीय शासन समझौते द्वारा स्थापित होता है और यह समझौता संविधान में लिखा होता है।
यह संविधान सर्वोच्च होता है और इसी संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। यानी कि संविधान के अंतर्गत ही यह लिख दिया जाता है कि केंद्र सरकार की शक्तियां कौन सी होंगी और राज्य सरकारों की शक्तियां कौन सी होंगी। तो यह संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सरकार का कोई भी अंग संविधान के प्रतिकूल कार्य नहीं कर सकता है। अब देखते हैं इसकी चौथी विशेषता। इसकी चौथी विशेषता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था में एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है जिसका कार्य संविधान की रक्षा एवं संविधान की व्याख्या करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय सरकार के संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। यानी कि सरकार का कोई भी अंग या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कुछ ऐसा कार्य करती है जो संविधान के अनुकूल नहीं होता है या संविधान के प्रतिकूल होता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वह ऐसे कार्यों को असंवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। तो और इस प्रक्रिया को बोला जाता है न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। अब संघात्मक व्यवस्था की अगली विशेषता है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता को संघीय प्रणाली का एक तत्व माना जाता है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति केंद्रीय सरकार तथा उस राज्य सरकार का नागरिक होगा जिसमें वह रहता है। यानी कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें प्रत्येक नागरिक के पास दो प्रकार की नागरिकताएं होती हैं। एक तो पूरे देश की नागरिकता होती है और एक होती है उस राज्य की नागरिकता जिस राज्य में वह निवास करता है। जैसे अगर भारत में अगर दोहरी नागरिकता पाई जाए तो व्यक्ति एक तो भारत सरकार का नागरिक होगा और दूसरा जिस राज्य में निवास कर रहा है उस राज्य का नागरिक होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति भारत के राजस्थान में रहता है तो वह व्यक्ति एक तो भारत सरकार का नागरिक होगा और एक राजस्थान सरकार का नागरिक होगा। लेकिन दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भारत में नहीं पाई जाती है, यह अमेरिका में पाई जाती है। अब छठी विशेषता है राज्यों की प्रादेशिक अखंडता की गारंटी। संघीय शासन का एक सिद्धांत यह माना जाता है कि केंद्र सरकार राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकती है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन उनकी सहमति से ही किया जाता है। तो ये तो हो गई संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। इसके अलावा एक दो विशेषताएं और होती हैं। अगर वो आप देखना चाहो तो आप एक अलग से वीडियो है अमेरिका की संघीय व्यवस्था, वो देख सकते हो, उसमें सारी की सारी विशेषताएं बताई हुई हैं। अब देखते हैं संघात्मक व्यवस्था के गुण। तो सबसे पहला गुण है संघीय व्यवस्था में छोटे छोटे राज्यों को विशाल राज्य के रूप में संगठित होने का अवसर मिलता है। देखो, संघ शासन होता है या जो संघीय शासन होता है वह समझौते द्वारा स्थापित किया जाता है। इसमें विभिन्न राज्य मिलकर के आपस में समझौता करके एक संघात्मक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तो जब छोटे छोटे राज्य एक साथ मिलकर के एक विशाल राज्य का निर्माण करते हैं तो उनकी सुरक्षा हो पाती है, उन पर कोई दूसरा देश आक्रमण नहीं कर पाता है। संघात्मक व्यवस्था का दूसरा गुण है इसमें राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वायत्तता दोनों के लाभ प्राप्त होते हैं। यह अमेरिका और भारत जैसे उन देशों के लिए उपयुक्त है जहां जनसंख्या में जातीय, सांस्कृतिक तथा भाषाई स्तर पर विविधता पाई जाती है। यानी कि संघात्मक व्यवस्था उन देशों के लिए अच्छी होती है जहां जनसंख्या में विभिन्नताएं या विविधताएं पाई जाती हैं। यानी जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। तो ऐसे में प्रत्येक भाषा के लिए या प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य बनाया जा सकता है और उसको अलग शक्तियाँ दी जा सकती हैं। इसका तीसरा गुण है कि इस प्रणाली में यह संभव होता है कि जहाँ नीति, कानून और प्रशासन की एकता आवश्यक हो वहाँ एकता रखी जाए और जहाँ विविधता आवश्यक हो वहाँ विविधता रखी जाए। इसका चौथा गुण है कि संघात्मक प्रणाली राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है।
कुछ गिने चुने प्रदेशों में योजनाएं लागू करके उनके परिणाम देखे जा सकते हैं, फिर उनको संपूर्ण देश में लागू करने पर विचार किया जा सकता है। यानी कि संघात्मक व्यवस्था होती है, उसमें सारे देश में एक जैसी तो नीतियां होती नहीं है, अलग हर क्षेत्र की, प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग नीतियां होती हैं, अलग अलग योजनाएं होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि अगर किसी विशेष क्षेत्र में कोई योजना अच्छी तरीके से कार्य कर रही है, उस योजना से लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उस योजना को संपूर्ण देश पर लागू करने का प्रयास किया जा सकता है। अब जो चौथा गुण है वो है कि राज्य सरकारों में शक्तियों और कार्यों का वितरण कर देने पर केंद्रीय सरकार पर प्रशासन का बोझ कम हो जाता है, वह राष्ट्रीय महत्व के कार्यों पर अधिक ध्यान दे पाती है। यानी कि जो लोकल मुद्दे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, या जो स्थानीय समस्याएं होती हैं, उन पर कार्य करने के लिए राज्य सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार को कार्य नहीं करना पड़ता है। केंद्र सरकार जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के कार्य होते हैं, उन पर ध्यान दे पाती है। अब जो इसका पांचवा गुण है वो ये है कि संघीय व्यवस्था में स्वशासन और स्वतंत्रता प्रेम को बढ़ावा मिलता है तथा निरंकुश शासन का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण देश पर केंद्र सरकार शासन नहीं करती है, प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग सरकारें होती हैं, तो इसमें निरंकुशता या तानाशाही का खतरा कम हो जाता है और प्रत्येक क्षेत्र स्वायत्त रूप से या स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता रहता है। अब देखते हैं संघात्मक व्यवस्था के दोष। संघात्मक शासन प्रणाली में अनेक दोष भी पाए जाते हैं। सबसे पहला दोष है इसमें नीति, कानून और प्रशासन की विविधता पाई जाती है। यह विविधता क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त ही हो, यह निर्णय करना कठिन होता है। यानी कि संघात्मक व्यवस्था में संपूर्ण देश में एक जैसी नीति लागू नहीं हो पाती है, प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग नीतियां होती हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि किसी देश में अलग अलग नीतियों की आवश्यकता हो, अलग अलग नीतियां अपनाना सही हो सकता है कि किसी पूरे देश के लिए एक जैसी नीतियां अपनाना आवश्यक हो। अब इसका दूसरा दोष है इसमें दोहरे शासन तंत्र और सेवाओं के कारण शासन तंत्र अधिक जटिल हो जाता है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार भी शासन करती है और राज्य सरकारें भी शासन करती हैं, तो इसमें दोहरा शासन तंत्र पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है कि केंद्र सरकार या जो केंद्रीय शासन होता है वह कुछ अलग कार्य करता है और जो प्रांतीय शासन होता है, जो या फिर राज्यों का शासन होता है, वह कुछ अलग कार्य करता है, तो दोनों में तालमेल स्थापित नहीं हो पाता है। इसका तीसरा दोष है दोहरे शासन तंत्र की वजह से ज़्यादा खर्च आता है। यानी कि जब केंद्र का अलग शासन होता है और राज्यों का अलग शासन होता है तो शासन करने का खर्चा बढ़ जाता है, ज़्यादा धन खर्च होता है। इसका चौथा दोष है इसमें केंद्रीय और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इसमें शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। केंद्र सरकार की अलग शक्तियां होती हैं और राज्य सरकारों की अलग शक्तियां होती हैं, तो इन शक्तियों को लेकर के आपस में झगड़ा होता रहता है। पांचवा दोष है कई राज्य सरकारें अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र के विरोध को तत्पर रहती हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती है। भारत में भी यह स्थिति देखी जाती है कि बहुत सी राज्य सरकारें बिना किसी कारण के ही केंद्र का विरोध करती रहती हैं, क्योंकि वे अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं, केंद्र सरकार पर अधिक से अधिक दबाव डालना चाहती हैं। हम देखते हैं संघात्मक और एकात्मक का थोड़ा सा निष्कर्ष या मूल्यांकन। एकात्मक तथा संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाना देश विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि सामान्यतः शासन संघात्मक रहता है, लेकिन संकट या आपातकाल के समय यह शासन एकात्मक हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में सामान्यतः संघीय व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन जब आपातकाल लगता है तो एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है, केंद्र सरकार के पास सारी की सारी शक्तियां चली जाती हैं। तो ये हो गया एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाएं।